चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े हुए 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। आतंकियों के पकड़ने का ऑपरेशन पुलिस और सेना की टीम ने मिलकर के किया और जानकारी के अनुसार वागड़ त्राल के बिलाल अहमद और चतलम पंपोर के मुरसलीन बशीर शेख को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ये बताया कि दोनों को दक्षिण कश्मीर जिले के अवंतीपोरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने यह भी बताया है कि जांच के अनुसार जिले के पंपोर और त्राल इलाके में वो आतंकवादियों को हथियार, गोला बारूद के अलावा सामान और आश्रय भी मुहैया करवाते थे। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच अब शुरू कर दी। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ पूछताछ में सामने आया निकलकर? जी देखिए, पूछताछ में अभी तक जो है यही निकल के आया है कि कहां कहां इन्होंने जो आतंकी हैं जैश ए मोहम्मद के, उनको मदद जो है वो दी है, क्या क्या हथियार और खास करके आश्रय भी देने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो जो एफआईआर भी इनके ऊपर जो है वो दर्ज हो गई है। मैं आपको बताऊं कि लगातार जिस तरह से कश्मीर घाटी में आतंकवाद का सफाया करने के लिए केंद्र सरकार जो है कर्मबद्ध है, तो उसी के चलते जो है आतंकियों पर शिकंजा कसा हुआ है। वहीं जो उनके सहयोगी हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है, क्योंकि जो इनपुट्स मिलते हैं उसके आधार पर सुरक्षा बल जो है वो कार्रवाई करते हैं। ऐसी एक सूचना मिली थी जो त्राल का इलाका। जी जी रविंद्र, लेकिन यहां पर जिस तरीके से ये 2 आतंकी पकड़े गए हैं, इनको पकड़ने में किस तरीके से कामयाबी हासिल हुई है सुरक्षा बलों को? किस आधार पर इनको यहां पर धर दबोचा गया? रविंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, ये एक एसओजी ग्रुप है और साथ में सेना का इंटेलिजेंस विंग जो है उन्होंने मिलकर इन दोनों को पकड़ा है और इनके पास है कई दस्तावेज और बिल्कुल, जैश के 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों से पूछताछ भी की जा रही है। अवंतीपोरा इलाके से यह गिरफ्तारी की गई है। यह अहम कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। जिस तरीके से खुफिया विभाग की तरफ से जो सूचना मिल रही थी, खुफिया सूचना के आधार पर ही यह कार्रवाई की गई है। दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी समझी जा रही है, क्योंकि हाल ही के दिनों में दिल्ली से भी जैश के आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं और उन्हीं को आश्रय कहीं ना कहीं ये लोग दे रहे थे और इनको गिरफ्तार किया गया है। रविंद्र, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही थी सुरक्षा बलों को जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई? जी देखिए, जानकारी ये मिल रही थी कि ये लोग जो हैं आतंकियों को मदद मुहैया करवाते हैं, जिसके चलते आतंकी जो है उनको आश्रय भी देते रहे हैं। क्योंकि कभी जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिलती थी कि आतंकी कहीं छुपे हुए हैं, तो ये लोग उनको आश्रय देते थे और हथियार के साथ साथ रसद भी जो है वो इनको मुहैया करवाते थे। यही वजह है कि लगातार जो है शिकंजा जो है वो कश्मीर घाटी में, खास करके साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में आतंकियों पर शिकंजा जो है वो कसा हुआ है, क्योंकि लगातार आतंकी जो है पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करके आने की फिराक में है। इसी वजह से एलओसी को टारगेट किया जाता है। लेकिन जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर हैं, अंडरग्राउंड वर्कर हैं, वो आतंकियों को बहुत ज्यादा मदद मुहैया करवाते हैं, जिसके चलते आतंकियों को पनपने में जो है वो ज्यादा कहा जाए कि आतंकी ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, सेना को नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि अब ओवरग्राउंड वर्कर और जो अंडरग्राउंड वर्कर है उन पर भी कार्रवाई जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है वो कर रही हैं। जी लेकिन रविंद्र, ये बड़ी कार्रवाई है क्योंकि दोनों ही आतंकी स्थानीय हैं। एक त्राल से है, एक पंपोर से है और दोनों को अवंतीपोरा से पकड़ा गया है। क्योंकि स्थानीय हैं इसलिए सारी गतिविधियों को ये जान सकते हैं और जो भी वहां की जो गतिविधियां हैं, जो बाहर से जो आतंकी आते हैं पाकिस्तान से, उनको कहीं ना कहीं ये पूरा समर्थन करते थे, यहां पर आश्रय देते थे, हथियार गोला बारूद बरामद करवाते थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई है। और क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है और कितने लोगों को इनके निशानदेही पर पकड़ा जा सकता है? जी देखिए, जैसे जैसे पूछताछ में खुलासा होगा
अतेंद्र, ऐसे वैसे वैसे ही और भी जानकारियां जो निकल कर सामने आएंगी, उसी के आधार पर सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई जो है वो करेंगी। और जिस तरह से ये आश्रय देते रहे हैं, और जी खास करके जब कुछ पाकिस्तान से घुसपैठ कर अगर कुछ आतंकी भारतीय सीमा में घुस जाते थे, उनको आश्रय देते थे, उनको हथियार मुहैया करवाते थे। और कभी कभी जब जो कहा जाए कि हमला करने के लिए सेना के ऊपर या सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करने के लिए ये उनको हथियार भी मुहैया करवाते थे, जिसकी वजह से वो अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में कामयाब हो पाते थे। रविंद्र, अब ये ऐसे एक और सवाल यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से ये इनकी गिरफ्तारी अवंतीपोरा से हुई है, तो क्या अवंतीपोरा में किसी आतंकियों को ये यहाँ पर कुछ सामान जो है वो देने के लिए आए थे, या यहाँ पर कुछ और कर रहे थे, या छिपे हुए थे? जी देखिए, ऐसे एक जानकारी मिल पाई है कि ये लोग अवंतीपुरा में एक अपने मिशन को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। जी तो सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई की और इनको दर दबोचा और इनके ऊपर जो है एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। और आगे की कार्रवाई, आगे की पूछताछ जो है वो चल रही है कि और किस किस को इन्होंने मदद मुहैया करवाई है, रसद दी है, या फिर गोला बारूद जो है वो जो गोला बारूद जो है वो दिया है। और उसी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई जो है अत्यंत की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इनके पास से इनपुट्स मिलेंगे, उसी के आधार पर आतंकी जो है जहां जहां इन्होंने हथियार छुपाए होंगे या जहां जहां इन्होंने अपने ठिकाने बनाए होंगे, उनके ऊपर जो है। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाद सिख संगत की मांग पूरी हुई थी, दूरबीन के बजाय लोग जाकर के वहां पर दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर जिस तरीके से पिछले साल खुला, उसके बाद जब कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ा, तो उसके बाद अब करतारपुर कॉरिडोर तब से ही बंद है। लेकिन अब एक बार सिख श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी सामने आई थी। करतारपुर कॉरिडोर को खोले जाने की बात सामने आई थी, लेकिन एक बार फिर से यह कहा जा रहा है कि 27 नवंबर से खुल सकते हैं करतारपुर कॉरिडोर के द्वार, और वहां पर सिख श्रद्धालु जो हैं वो जाकर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस खबर की अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही है। कॉरिडोर पर दूरबीन से दर्शनों के लिए नहीं बना है, ये बात कही जा रही थी सिख श्रद्धालुओं की तरफ से। लेकिन गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर एक बार फिर से करतारपुर कॉरिडोर को खोले जाने की बात चल रही है। खबरों के अनुसार करीब 8 महीने से बंद करतारपुर कॉरिडोर 27 नवंबर से खोला जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हालांकि अभी तक इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है कि किन शर्तों के साथ कॉरिडोर को खोला जाना है। इसके लिए सरकार कोरोना के मद्देनजर एसओपी भी जारी करेगी, जिनका सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। नितिन लूथरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। नितिन, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से पहले खबर ये सामने आ रही थी कि 27 तारीख से करतारपुर कॉरिडोर खुल जाएगा, लेकिन बाद में यह कहा गया कि जत्थे को ही एक अनुमति दी जाएगी जाने की। जितेंद्र, सबसे पहले ये बता दें कि साबका जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है विजय सांपला, उनकी तरफ से सुबह एक ट्वीट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 27 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर खुल जाएगा। जिसके बाद गुरु नानक नाम लेवा संगत जितनी भी है उनमें खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि 551वां गुरु साहब का जन्म शताब्दी आ रही है। तो संगत में एक खुशी की लहर इसलिए ज्यादा थी क्योंकि उनका कहना था कि कॉरिडोर खुलेगा तो वो जाकर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब नतमस्तक हो सकेंगे और इसके साथ साथ वहां पर गुरु की खुशियां प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही लोगों ने अपने पासपोर्ट निकालने शुरू किए, तो कुछ समय बाद ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला का एक बार फिर ट्वीट आता है, जिसके बाद सिख संगत में एक रोष पैदा हो गया। तो उस ट्वीट में लिखा होता है कि करतारपुर कॉरिडोर खुल नहीं रहा बल्कि एक जत्था जाएगा। लेकिन उसमें भी क्लैरिटी कुछ नहीं थी कि ये जत्था कितने लोगों का जाएगा और कहां से जाएगा, करतारपुर कॉरिडोर से जाएगा कि या फिर वाघा बॉर्डर अमृतसर के रास्ते ये जत्था जाएगा। उसमें केवल इतना ही लिखा गया था कि एक जत्था जाएगा जो कि 27 तारीख को रवाना होगा और उसको 1 तारीख यानी कि 1 दिसंबर को वापिस आना होगा। इसके अलावा उस ट्वीट में कुछ नहीं लिखा गया, जिससे आज जो सिख संगत थी वो दुविधा में रही। पहले ट्वीट से खुशी और दूसरे ट्वीट से दुख का सामना करना पड़ा सिख संगत को। नितिन, आप वहां पर मौजूद होते हैं और जब दूरबीन से दर्शन करने के लिए सिख संगत वहां पर पहुंचती है, तो उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि ये जो कॉरिडोर बनाया गया है ये दूरबीन से दर्शन करने के लिए नहीं बनाया गया है, इसको खोलने की मांग लगातार की जा रही है वहां पर संगत की तरफ से। तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पर मंथन कर रहा है? क्या 27 तारीख से करतारपुर कॉरिडोर खोला जा सकता है?
हतेंद्र, जब इस ट्वीट के बाद जो पहला ट्वीट आया उसके बाद जब हम करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे तो वहां पर जितनी भी संगत थी उनके साथ जब हमने बातचीत की तो एक खुशी थी उनके मन में। उनका कहना था जो 27 को खोलने की बात की जा रही है 27 से पहले खोल देना चाहिए, और अगर 27 से पहले खुलेगा तो हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवा के और 27 तारीख तक वहां पर जा पाएंगे पाकिस्तान में, और वहां पर जाके गुरु की खुशियां प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन जब दूसरा ट्वीट आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। जो लोग दूरबीन के रास्ते नतमस्तक होते हैं पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को, उनके मन में एक टीस जरूर है कि ये करतारपुर कॉरिडोर जिस मकसद से बनाया गया था उस मकसद के लिए पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि चंद महीने ही ये करतारपुर कॉरिडोर खुला रहा है। उसके बाद जब से कोरोना आया है मार्च महीने में कोविड-19 के चलते इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद बेशक काफी सारे जो धार्मिक स्थान है, कारोबारी अदारे हैं, ये सब खुल गए हैं, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर नहीं खुला, जिसके बाद लगातार मांग उठती रही है कि करतारपुर कॉरिडोर को खोल देना चाहिए। इससे पहले पिछले दिनों साबका मंत्री जो पंजाब के थे विक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर की सड़क पर बैठ के सत्संग भी किया। और इसके अलावा जितनी भी संगत रोजाना नतमस्तक होने पहुंचती है दूरबीन के रास्ते, उन सब ने जरूर अरदास की है दोबारा एक बार फिर कि ये करतारपुर कॉरिडोर जल्द से जल्द खुलना चाहिए। जी हाँ। लेकिन नितिन, अगर वहां पर जो स्थानीय अधिकारी हैं जो कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के भारत सरकार की तरफ से वहां पर मौजूद होते हैं, क्या आपकी उनसे कोई मुलाकात, क्या बातचीत हुई है? क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी इस बारे में दी गई? देखिए, डेरा बाबा नानक के जो एसडीएम है, जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने से तो मना कर दिया कुछ बोलने को, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये बोला है कि उनको किसी प्रकार की कोई भी सूचना नहीं है, ना खुलने की और ना ही जथा जाने की, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा जो बयान है या फिर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे वो ऑफिशियली कुछ कह सके। उनका कहना था कि जो ट्वीट आए हैं उन तक भी पहुंचे हैं, लेकिन उन ट्वीट को वो मान्यता नहीं देते, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि केंद्र का मामला है, तो सीधा सीधा दखल केंद्र का रहता है। तो केंद्र का जब तक कोई भी ऐसा बयान या फिर उनको लिखित में नहीं आता वो कुछ भी नहीं कह पाएंगे। तो उन्होंने भी ये कहा है कि कोशिश होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल नितिन, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एएनबी न्यूज ने एक खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। स्कूली बच्चों में कोरोना का संक्रमण फैलना शुरू हो गया था, जिसे देखते हुए एएनबी न्यूज ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से भी खास बातचीत की और उनसे ये पूछा था कि क्या स्कूलों में कोई लापरवाही बरती जा रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि लापरवाही नहीं बरती जा रही। फिर हमने पूछा तो क्या बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद किए जाएंगे, तब उन्होंने कहा था कि जनहित में जो भी उचित होगा वो फैसला लिया जाएगा। उन्होंने विशेषज्ञों से राय लेने की बात भी कही थी और अब उसी का असर देखने को मिला है कि हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया है। राज्य में 30 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे और हरियाणा सरकार ने इस बारे में यह कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर और स्कूली विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए आगामी 30 नवंबर तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से बच्चों की सेहत का यह मामला था। स्कूली छात्रों में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा था उसको प्रमुखता से दिखाया। हरियाणा में जिस तरीके से स्कूल खोले गए और उसी को ध्यान में रखते हुए पूजा शर्मा हमारी संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके के आदेश हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए स्कूलों को बंद रखने के लिए? देखिए हितेंद्र, फरीदाबाद में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो अभिभावक जब स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया तो पहले से ही चिंतित थे। और जिस तेजी के साथ हरियाणा के स्कूलों में मामले बढ़े हैं, बच्चे जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जो टीचर्स हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो ऐसे में जो है हरियाणा सरकार को यू टर्न लेना पड़ गया है। और फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि स्कूल जो है हरियाणा के वो बंद रहेंगे और जब स्कूल खुलेंगे तो घर पर ही जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही वो स्कूल आ सकेंगे। तो
जो पेरेंट्स हैं हमने उनसे भी बात की है, उनका भी यही कहना है कि साल देखिए लगभग हितेंद्र खराब हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऐसे में बच्चों की सेहत से किसी भी तरह का समझौता करने के लिए पेरेंट्स तैयार नहीं है। और उनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो डर उन्हें नजर आ रहा था कि स्कूल खुलेंगे और उनके बच्चे कहीं कोरोना संक्रमण का शिकार ना हो जाएं, और वही हुआ, तो इसके चलते माना जा रहा है कि आगे भी यदि प्रदेश सरकार जो है निर्णय लेती है स्कूल खोलने का, तो अभिभावक फिलहाल बिल्कुल भी इस सेशन में कम से कम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पूजा, जिस तरीके से फैसला लिया गया है, सिर्फ 30 नवंबर तक का ये वक्त है जब स्कूल बंद रहेंगे, तो 30 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जो है वो स्कूलों को फिर से खोलना चाहती है। हालांकि जब एएनबी न्यूज के विशेष संवाददाता ने बातचीत की थी शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जब सभी काम खोल दिए गए हैं, सभी तरीके के सभी पूरे हरियाणा में क्या पूरे भारत में ही अनलॉक किया जा रहा है, तो ऐसे में स्कूली जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा देना एक विकल्प, अच्छा विकल्प नहीं है। स्कूलों में बच्चों को बुलाना पड़ेगा, लेकिन क्या कुछ एहतियात बरते जाने हैं, वो उन्होंने विशेषज्ञों से बातचीत करने की बात भी कही थी। क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि अब किस तरीके से स्कूल खुलेंगे? जो नियम पहले थे, क्या उनमें कुछ बदलाव किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए इस बार अगर स्कूल खुलेंगे 30 नवंबर के बाद, तो सख्ती बहुत ज्यादा होगी और बच्चों की सुरक्षा को और भी अधिक सुनिश्चित किया जाएगा। पहले अगर कहीं ढिलाई बरती जा रही होगी कि जहाँ टीचर्स और बच्चे मास्क ना पहन रहे हो, तो उस पर भी कड़ा निर्देश दिया जा सकता है शिक्षा विभाग की ओर से कि कोई भी बच्चा बिना मास्क के, बिल्कुल पूजा नहीं आएगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, बच्चों के सेहत को देखते हुए 30 नवंबर तक स्कूल जो है हरियाणा में बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कोरोना महामारी का असर एक बार फिर से बढ़ रहा है, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है। मास्क न लगाने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके अलावा क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने पर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर, सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करने पर भी 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए हैं। सीएम का यह कहना है कि बाजार बंद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सभी से सहयोग की अपेक्षा भी है। अगर बाजार में कोई बिना मास्क के आता है तो उसे बाजार में लोग मास्क दें। और आपको यह भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में 6608 नए केस सामने आए हैं कोरोना के, जबकि इस दौरान राजधानी में 118 मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना की स्थिति गंभीर बनी हुई है दिल्ली में, और इसी वजह से दिल्ली में मिनी लॉकडाउन की भी बात कही जा रही थी कि अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन जैसी स्थिति भी हो सकती है, सख्ती बढ़ाई जा सकती है दिल्ली सरकार की तरफ से। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से फैसले ले रही है दिल्ली सरकार, पहले मास्क ना लगाने पर, अब थूकने पर भी, क्वारंटीन का नियमों का पालन ना करने पर भी कई ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिसकी अगर उल्लंघना की जाती है तो उन पर 2000 रुपए का जुर्माना। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो बढ़ती चली जा रही है। बात करें जिस तरीके से जुर्माने की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से मास्क ना लगाने पर 2000 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है, और यहाँ तक कि थूकने और कहीं ना कहीं इधर उधर थूकने पर और पान बीड़ी गुटखा यूज करने पर भी जो थूका थाकी करते हैं उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब बात करें जिस तरीके से बाजारों को बंद करने की, यानी कि लॉकडाउन करने की, वो अभी नहीं किए जा रहा है। यानी कि दिल्ली सरकार अभी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करिए कि तो लोग बाग जागरूक हो और इस तरीके की जो भीड़ वाली जगह है उनसे जाने से बचे। मगर जिस तरीके से बात करें लगातार कहीं ना कहीं जो वायरस फैलता चला जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करता नजर आ रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से कंट्रोल करने की, वो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं टेस्टिंग की प्रक्रिया जो निरंतर बढ़ाई चली आ रही है, और कहीं ना कहीं जो बॉर्डरों की बात करें तो वहां पर भी टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों के लिए जुर्माने की जो रकम है, यानी मास्क ना लगाने के लिए 2000 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इसीलिए किया गया है कि लोग बाग जागरूक हो, जागरूक के साथ साथ कोरोना वायरस से बच सके। मगर जिस तरीके से लोग बाग कहीं ना कहीं जो बीच में हमने देखा दिवाली के फेस्टिवल की वजह से कहीं ना कहीं लोग बाग अनदेखी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब जागरूक होंगे और जुर्माने की रकम की वजह से डर कर कहीं ना कहीं मास्क का यूज करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करेंगे। जी बिल्कुल, पिछले 3 से 4 दिन हो गए हैं राजीव, लगातार सीएम ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरते, सभी लोग मास्क लगा करके रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। जिस तरीके से लगातार ये अपील की जा रही है, क्या कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है?
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो लगातार निरंतर कोशिश कर रही है और निरंतर कहा जा रहा है कि लोग बात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खास तौर पर मास्क का यूज करेंगे। अगर मास्क का यूज नहीं करेंगे तो 2000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। मगर जिस तरीके से लोगों की बात करें तो लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। लगातार कोशिश के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जागरूक के साथ साथ जो लोग जुर्माना दे चुके हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, क्योंकि 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आस पड़ोस में जाकर अपने बोलते हैं कि आप लोग मास्क का यूज कीजिए ताकि कोरोना वायरस से बच सके। मगर जिस तरीके की निरंतर बाजारों के अंदर भीड़ है अभी भी, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए मुश्किल खड़ा करता है और दिल्ली सरकार को इन बाजारों के अंदर कंट्रोल करना होगा ताकि लोग कम से कम जा सके या फिर जरूरत पड़ने पर ही बाजारों के अंदर जाएं। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से लगातार दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ रहा है, उसको लेकर के दिल्ली सरकार चिंतित भी है और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है, सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन इसी बीच वैष्णव संप्रदाय के बैरागी अखाड़े के साधु संत कुंभ मेला प्रशासन से नाराज हो गए हैं। साधु संतों ने यह भेदभाव का आरोप लगाया है मेले प्रशासन पर और बैरागी अखाड़ों के संतों ने मेला प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि कुंभ मेले के दौरान बैरागी कैंप में होने वाले निर्माण कार्यों को मेला प्रशासन नहीं करवा रहा है, जबकि सन्यासी अखाड़ा के कार्य मेला प्रशासन करवा रहा है। क्योंकि बैरागी अखाड़ों का मामला कोर्ट में था, लेकिन अब बैरागी अखाड़ों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई है और कुंभ से पहले बैरागी कैंप में बैरागी अखाड़ों के मंदिरों को हटाया नहीं जाएगा। इसी को लेकर के बैरागी अखाड़ों के संत काम न होने पर कुंभ के स्नान का भी बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि जो है ये बैरागी कैंप कनखल बैरागियों का है और यहाँ स्थायी निर्माण हो, ऐसा जो है जैसे कि सब लोग जगह अतिक्रमण किए तो वो हटना चाहिए। और दूसरा ये कि हमारा यहाँ जो भी प्रशासन ने अभी पैसा पास किया है वो सब पैसा यहाँ लगे, कागज़ में भी और फील्ड में भी। और जो है कुंभ मेला नज़दीक आ रहा है तो फील्ड में देख के आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि कुंभ मेला जैसा कुछ भी नहीं दिखता, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो या चाहे और दूसरी। इसीलिए हम नाराज़ हैं कि हमारी जो है जगह के साथ, हमारी परंपरा के साथ और हमारा हनुमान जी मंदिर के साथ जो है छेड़खानी की रही। तो इसके लिए हमारी मांगे और हमारी व्यवस्था, हमारा कार्य ना हुआ तो जो है जो भी निर्णय होगा समय पे वो लिया जाएगा। इसमें वैष्णव समाज पूरा, श्री पंच निर्मोही अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा, 3 अखाड़ों के अंतर्गत पूरा वैष्णव समाज आता है। जो ये पूरा फील्ड जो है पूरा वैष्णव बैरागियों के नाम है। उनकी नाराजगी मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो उस पैसे को लगाया जाना है उसके लिए उनके अपने नाम। विकास करें हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया अधिक जानकारी के साथ। विकास, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ नाराजगी है बैरागी अखाड़ों के संतों की? बिल्कुल हितेंद्र, आपको बता दें जिस तरह से लगातार आगामी कुंभ मेले को लेकर सरकार लगातार प्रयास करे कि आने वाला जो कुंभ है, जो महाकुंभ होने जा रहा है, इसको लेकर नई तरह से और भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आने वाले कुंभ में हरिद्वार में भव्य नजारा दिख सके। लेकिन बात की जाए तो वैरागी कैंप और वैरागी के जो अखाड़ा के जो संत समाज है उनके द्वारा साफ तौर पर नाराजगी जताई गई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कुंभ प्रशासन को जो है मेले की तैयारी करनी चाहिए उस तरह की तैयारी नहीं हो रही है। यहाँ पर बात की जाए तो संतों ने साफ तौर पर यह हवाला दिया कि सरकार और मेला प्रशासन के द्वारा जो भी धरना से आई है उसको वैरागी कैंप में लगाया जाए ताकि आने वाले टाइम में जो संत है और जो भी अखाड़े के जो बाहर से जो संत आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो ऐसे में साफ तौर पर संत पूरी तरह से नाराज है। और बात की जाए तो आने वाले आगामी कुंभ के लिए जो कार्य हरिद्वार में चल रहे हैं वो अब तक पूरी तरह से जो है नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में अधिकारियों का भी साफ तौर पर ये हवाले देते नजर आ रहे कि कोरोना महामारी के चलते जो भी रुकावट आ रही है वो कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है कि आने वाले समय में जो है कुंभ भव्य सुंदर तरीके से होगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताए कि किस तरह से संतों की नाराजगी कुंभ प्रशासन कर पाता है। हितेंद्र, लेकिन विकास, एक बात यहां पर महत्वपूर्ण है क्योंकि वैष्णव संप्रदाय के जो अखाड़े होते हैं वो सबसे पहले कुंभ में गंगा में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, शुरुआत उन्हीं से होती है। और अगर वही संत नाराज हैं तो किस तरीके से इस महाकुंभ को आगे जारी रखा जाएगा, किस तरीके से इसका जो संपन्न होगा, किस तरीके से आयोजित इसको करवाया जाएगा? बिल्कुल बात की जाए तो जिस तरह से नाराजगी संतों के द्वारा जताई गई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पहला शाही स्नान होगा अगर उस कुंभ में व्यवस्था सही तरह से नहीं की गई है, जैसे कि जो वैरागी कैंप में बात की जाए तो जो वैरागी कैंप के जो अखाड़े हैं उन्होंने साफ तौर पर ये हवाला दिया है कि जिस तरह जो अस्थायी निर्माण हो रखा है प्रशासन उसको तत्कालीन हटाए और जो भी पैसा सरकार की तरफ से आवंटन हो रखा है
प्रशासन की ओर से उसको भी वैराग्य कैंप में लगे जाए। तो ऐसे में अगर ये तमाम पूरे कार्य नहीं होते हैं तो संतों के द्वारा साफ तौर पर हवाला दिया गया है जिसकी जो कुंभ का जो पहला साइज ना होगा उसका भी बहिष्कार करेंगे। हितन, तो वही मेला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अभी सफाई दी गई इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, मेला प्रशासन कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत जी का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले टाइम में जो स्थिति है वो सही पूरी तरह से जो है सही हो पाएगी। इसको लेकर कुंभ प्रशासन लगातार निरीक्षण कर रहा है कि जगह जगह जो भी कार्य निर्माण चले तो कहीं ना कहीं उनकी जो रुकावट की जो वजह है वो कोरोना महामारी के चलते जो भी रुकावट आई है तो उनका हवाला कोरोना महामारी का हवाला प्रशासन दे रहा है। तो ऐसे में लगातार जो प्रशासन है कुंभ प्रशासन वो लगातार निरीक्षण कर रहा है कि जिस तरह से जो है मेला के जो कार्य करें उसको पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए और आने वाले समय में जो भी संत समाज हरिद्वार पहुंचेगा उनको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो लगातार कुंभ प्रशासन ने यह प्रयास करा है कि आने वाला आगामी जो कुंभ मेला है उसको भव्य और सुंदर किस तरह का नजारा दिया जाएगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। हितन, बिल्कुल विकास, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड में ड्रग्स मामले में एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। अब कॉमेडियन भारती सिंह के मुंबई स्थित घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है जिसमें उनके घर से गांजा भी बरामद हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई जोनल यूनिट ने कॉमेडियन एक्ट्रेस भारती सिंह और उनके पति हर्ष के घर पर छापा मारा। एनसीबी ने अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा इलाके में छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए ड्रग्स पेडलर की निशानदेही पर भारती सिंह और हर्ष के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई। एनसीबी की छापेमारी के दौरान संदिग्ध नशीला पदार्थ मिला है और इससे पहले एनसीबी ने एक्टर और मॉडल अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड के घर पर भी छापा मारा था। और अर्जुन रामपाल के साथ साथ बॉलीवुड निर्माता फिरोज नाडियावाल के भी घर पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। लेकिन जब ये छापेमार कार्रवाई आज की गई भारती सिंह के घर पर तो उसके बाद भारती सिंह को समन भी दिया गया था और एनसीबी के सामने भारती सिंह पेश भी हुई। यूपी के बांदा शहर में बीचों बीच ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दरवाजे के पास जूठन फेंकने से विवाद शुरू हुआ था जिसके बाद चचेरे भाइयों ने पुलिसकर्मी को जान से मार दिया और इतना ही नहीं उसकी बहन और मां की भी निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और घटनास्थल छावनी में तब्दील हो गया। सूचना मिलते ही आईजी सत्यनारायण और एसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस घटना में पुलिसकर्मी के दोस्त को भी गंभीर चोट आई है जिससे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकियों की तलाश की जा रही। ये कोतवाली नगर का चमरोड़ी मोहल्ला है। यहीं पे एक चचेरे भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था। उसी में एक परिवार के जो 3 लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें एक लड़का है, उसकी बहन है और उसकी माँ है। और 3 आरोपियों को अभी हमने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है और शेष की भी जल्द ही शेष के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, क्यों ये इतनी बड़ी जघन्य अपराध घटना हुई है? ये अभी देर रात्रि को ये आपस में जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, दोनों चचेरे भाई के लड़के अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो इसी में खाने के चावलों को फेंकने के लेके जो रेजिडी होता है उसको लेके विवाद हो गया था। दोनों भाई पुलिस में हो गए तो वो बगल वाले जलते रहते हैं तो उन्होंने कल कुछ जूठन डाला होगा। तो जो पुलिस में हुए उनका नाम बताओ क्या है? अभिजीत वर्मा। अभिजीत वर्मा पुलिस में है? कहाँ पे तैनात है? इलाहाबाद नैनी थाना। 1 मिनट। अरविंद गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए बांदा से। अरविंद, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर कि क्या सिर्फ वो जूठन फेंकने को लेकर के विवाद हुआ या फिर कोई और पुरानी रंजिश भी है? जी, मैं आपको हितेन बता दूं, ये पूरा मामला देर रात का है, जहां एक मामूली विवाद को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था और इसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या करके मौके से आरोपी युवक फरार हो गए। हालांकि जिनकी हत्या हुई है उनमें एक सिपाही और उनकी मां और बहन थी। हालांकि वो सिपाही प्रयागराज के नैनी थाने में तैनात था और दीपावली के त्योहार में वो छुट्टी में आया हुआ था और वो अब बाजार गया था। तभी जो है घर से बाहर कूड़ा फेंक दिया गया था जिससे को लेकर के पड़ोसियों में नाराजगी थी और वो नाराजगी कब खूनी खेल में तब्दील हो गया, देखते ही देखते पूरा जो है पुलिस महकमा जो है वहां इकट्ठा हो गया। जी अरविंद, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी के मिर्जापुर में भी अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बेलहरा मोड़ पर अज्ञात मोटरसाइकिल बदमाशों ने होटल मालिक राजेश यादव पर जानलेवा हमला कर दिया और होटल मालिक पर उस समय गोली चलाई गई जब वो अपने होटल से वापस घर जा रहा था। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल राजेश को तत्काल जिला अस्पताल लेकर के पुलिस पहुंची, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया।
जानकारी के अनुसार होटल मालिक समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला है और एक राजेश नाम के व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर पूरी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ये पता चल पाया ये कहाँ से आ रहे थे या क्या ये पूर्व प्रधान क्या है? अभी जस्ट इंफॉर्मेशन मिली है और जैसे भी पूरी इंफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं, जहां पर अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। होटल मालिक पर अब जानलेवा हमला किया गया है। हालांकि जो होटल मालिक है वो एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी का जुड़ा हुआ है राजेश यादव, लेकिन जिस तरीके से ये हमला किया गया है, जानलेवा हमला, हालांकि उसमें गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, वाराणसी रेफर कर दिया गया है। लेकिन अभी तक इस घटना के बारे में ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि हमला किन लोगों ने किया और क्यों किया। क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर लूटपाट के इरादे से ये जानलेवा हमला किया गया, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं निकल कर सामने आ पा रही है। पीड़ित को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया है। लगातार इस तरीके की जो आपराधिक वारदातें हैं वो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो अपराधियों में कोई खौफ ही नहीं है किसी भी बात का, सरकार का, प्रशासन का या फिर पुलिस का कोई खौफ नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस तरीके की जो वारदात हैं वो सामने आ रही हैं, आपराधिक घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश से। मिर्जापुर में होटल मालिक पर जानलेवा हमला यह किया गया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।